सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ परफेक्ट रोल। एंड आज के इस वीडियो में हम परफेक्ट रोल के आज की लेटेस्ट स्टोरी को कवर करने वाले हैं, जिसका कंप्लीट ब्रेकडाउन तुम्हें देखने को मिल जाए। क्या ही आज का एपिसोड है यार, मैंने ऑलरेडी हाफ से ज्यादा देख लिया है। बस इतना जान लो कि आज के एपिसोड में क्या मचाने वाला है हुआंग, और स्पेशली उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन लुक है। उप्स, मैंने तुम्हें बता दिया, बट कोई नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहना, कस तुम्हें मजा भरपूर आएगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में यहाँ तक बताना कि तुम्हें उसका न्यू लुक कैसा लगा। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, कुछ लोगों की बहुत से कंफ्यूजन है। भाई, इतने कंफ्यूजन कहाँ से लाते हो तुम लोग? और ये कंफ्यूजन असल में मूवी से रिलेटेड है, जो 8 अगस्त को मूवी आई थी। तो यार मैं पहले ही बता दूं, वो जो मूवी है वो एक फ्यूचर की स्टोरी है शी हाउ की, यानी कि अपने हुआंग की, अपने प्रोटैगनिस्ट की। कि जब वो एक हाफ एम्पर के स्टेज पे पहुंच जाता है तो वहां से वो पास्ट में ट्रेवल करता है, देखना चाहता है कि ये जो एंशिएंट रियलम था आखिर ये कैसे डिस्ट्रॉय हुआ और तब जाके 9 हेवन एंड 10 अर्थ कैसे बना। तो अगर हुआंग की नजर से देखी जाए तो ये उसके फ्यूचर की स्टोरी है। लेकिन अगर तुम रियलम के टाइमलाइन के हिसाब से देखो ना, यानी कि जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ पे अपना जो नॉर्मल टाइमलाइन चल रहा है, उसके हिसाब से रियलम के हिसाब से ये पास्ट की कहानी है कि आखिर उस एंशिएंट बैटल में जिसका जिक्र आए दिन एपिसोड में होता रहता है, आखिर वो बैटल कितनी ज्यादा खतरनाक थी। सो यार तुम्हें रेफरेंस के लिए पता चल गया होगा अगर तुमने मूवी देखी होगी। क्या नहीं देखी? क्या कर रही हो यार, जाके देख लो, क्या कमाल की मूवी है। 1.5 घंटे यूं निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले यार, अभी जो हमारी नॉर्मल टाइमलाइन चल रही है, इसमें स्टोरी कहाँ तक पहुंची, इसका एक छोटा सा रिकैप हो जाए। सो बेसिकली यहाँ पे अपने हुआंग को ना सबक सिखाने के लिए गू ट्राइब और बाकी सारे लोग मिलकर उसे यहाँ से उठा ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई वो उनकी मतलब ऐसे बैंड बजा देता है उस यिन यांग फर्नेस के अंदर, इवन की उसकी जो प्रीमोर्टल स्पिरिट है उस तक को ये लोग डिस्ट्रॉय करने का सोचते हैं। लेकिन हुआंग, उसकी जो हार न मानने वाली, कभी ना झुकने वाली, जो इसका ये रेजिस्टर है ना, जो विल पावर है, ये कहीं ना कहीं इन सबको सरपास कर देता है, जिसके चलते ये लोग असफल हो चुके थे। लेकिन यार बंदे की बॉडी बहुत बुरी तरीके से मतलब ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और प्रीमोर्टल सोल भी हालांकि जिंदा तो थी, लेकिन यहाँ समझ लो कि ज्यादा दिन तक वो बच नहीं सकता अनलेस कि उसे ये लोग वक्त रहते बचाना ले। यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, बिकॉज़ यहाँ एंशिएंट एंसेस्टर के जो 2 लॉयल रिटेनर्स है ना, वो यहाँ पर आकर बीच में बात संभाल लेते हैं। हुआंग यिन यांग फर्नेस के अंदर कमाल का ब्रेक थ्रू करता है, और जिसके बाद जिनके न्यू एम्परर्स थे उनकी वाट लगा के रख देता है। अब यहाँ पे मुदाओ की सिस्टर यानी कि मिस मू, वो यहाँ पे बाहर ऑलरेडी हुआंग का इंतजार कर रही थी, और यहाँ पर वो उसकी बॉडी और जो उसकी नॉलेज है उसका फायदा उठाने के लिए फर्नेस के अंदर नहीं गई थी। इसी के चलते लड़की यहाँ बच जाती है। और यहाँ पे लेकिन गाइस, गो एंसेस्टर जब ये देखता है ना, तो भाई वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हुआंग का ऐसा स्वागत करता है कि जिसके चलते मिस मू को शक होता है, और वो कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एंशिएंट टाइम से गू क्लैन ने कभी भी 9 हेवन एंड 10 अर्थ को बिट्रे किया ही नहीं था, और वो सीक्रेटली उनके लिए यहाँ हमारे रियलम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और बस इसी सवाल के साथ हमारे आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है। आई नो रिकैप थोड़ा सा लंबा हो गया था, बट आई होप कि तुम लोग मैनेज कर लोगे, कल स्टोरी भी तो इतनी लंबी है यार। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हमें एक एंसेस्ट्रल लैंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करती हुई आ रही है, और यहाँ पे चारों तरफ फॉग मौजूद था, और लोकल भाषा में इसे इंसेक्ट एंसेस्टर का एंसेस्ट्रल लैंड भी कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। स्पेशली जो फ्रॉग मास्टर है वो यहाँ के काफी ज्यादा पॉपुलर है, और तुमने लास्ट के ब्रेकडाउन वीडियोस में उनके बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा। यहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा था और बर्फ की चादर बिछी हुई थी। वही इस दौरान हम यहाँ पे हुआंग और यहाँ पे उसी गुइन को देख पाते हैं, जो कि यहाँ चलते चलते आगे की ओर बढ़ रहे थे। हुआंग उसे फॉलो कर रहा था, और तभी हुआंग कहने लगता है कि वैसे एक बात तो माननी पड़ी, तुम लोगों ने मेरी बॉडी और मेरे दाव फ्रूट को डिस्ट्रॉय करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन एट द एंड क्या हासिल हुआ? और हाँ, उस यिन यांग फर्नेस के लिए शुक्रिया, क्योंकि वहाँ पर जाना मेरी दाव पैक को और जो दाव फ्रूट है इसे इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग करने जैसा था, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जैसे एक बात साबित होती है कि तुमने इस चीज की बहुत पहले से प्लानिंग करके रखी थी, क्यों है ना? क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? यहाँ पे हम देख पाते कि वो कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद हुआंग उसे सवाल करता है कि एक बात बताओ, तुमने तब कहा था कि ये सारा एक डेप्थ कलेक्शन है, और आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? अब यहाँ पे उसके इतना सवाल सुनकर ना गो इनसे रहा नहीं जाता, और वो कहने लगता है कि फेलो दाओइस्ट, एक बात बताओ, आखिर तुम इतना ज्यादा परेशान किस चीज से हो रहे हो? सबके जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, वक्त आने दो। पर फिलहाल के लिए चलो मैं तुम्हें ना एक कमाल की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत पुरानी है। उसके बाद वो अपने होमलैंड के बारे में बताने लगता है, और कहने लगता है कि वह भी तुम्हारी तरह 9 हेवन एंड 10 अर्थ में ही पैदा हुआ था, और हमारे रेस के बाकी लोग भी वहीं पैदा हुए थे। एक बहुत ही कमाल की जगह हुआ करती थी, और इमोर्टल्स, मैं तुम्हें उनके बारे में क्या ही बताऊं। वो दिन मुझे आज भी याद है जब यहाँ चारों तरफ हमारा दबदबा हुआ करता था। हमारे गो एंसेस्टर, इनकी तो बात ही अलग थी, लेकिन फिर वो बैटल जिसमें फॉरेन रियलम के बड़े बड़े इमोर्टल्स ने हिस्सा लिया, चारों तरफ खून खराब हुआ, या फिर मैं ये कहूँ कि वो फियर्स बैटल जिसने कि सब कुछ बदल दिया। ये कहानी सब कुछ वहीं से शुरू होता है। यहाँ पे हुआंग है इसकी बातें सुन के कंफ्यूज होता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। जिस पे वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पे वो कहने लगता है कि मेरे दोस्त, रास्ता भी बहुत लंबा है, मेरी कहानी भी खत्म नहीं हुई, सुनते जाओ, तुम्हें मजा आएगा, और तब जाके तुम्हें सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे वो
बताना शुरू कर देता है कि जब वो एंशिएंट बैटल हो रही थी ना, जिसमें फॉरेन रियलम के सारे क्रिएचर्स एक साथ हमारे ऊपर कीड़े मकोड़ों की तरह टूट पड़ते हैं और जिसके बाद अनगिनत लोगों की जान जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एंसेस्टर जो कि उस एरा में लड़ रहे थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगा के फाइट की, बैटल की, और उन्होंने तब प्रोजेक्ट भी कर लिया था कि शायद ये जो बैटल जो अब आज हम लड़ रहे हैं ना, ये आज यहाँ पे खत्म नहीं होगा, बल्कि ये तो उस बड़े बैटल की बस शुरुआत है जो कि फ्यूचर में जाके लड़ी जाने वाली है। इसी के चलते हमारे के एंसेस्टर जो कि डिमिनेशन मेथड का यूज करते थे, जिन्हें फ्यूचर की कुछ झलक दिखाई देती थी, उन्हें एक ऐसी होप, ऐसी उम्मीद दिखी और सही वक्त रहते दिखी कि जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो, और इसी के चलते उन्होंने उस मुश्किल वक्त में एक कठोर फैसला लिया। और इसी के साथ गाइस हमें यहाँ पर उसी गू एंसेस्टर को दिखाया जाता है। और तुम लोग जानते हो, अगर तुमने मूवी देखी होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो जाके देख लो यार अगर नहीं देखी है। या फिर वही गू एंसेस्टर जिसने एंड द मोमेंट में, वेरी लास्ट मोमेंट में यहाँ पे जो सेकंड सीनियर एल्डर थे उनको धोखा दे दिया, और जिसके बाद वो फॉरेन रियलम से हाथ मिला चुके और जाते वक्त उन्होंने माफी भी मांगी थी। यहाँ पर वही एंसेस्टर जिन्होंने स्कल पहना हुआ था उसका हमें लुक दिखाया जाता है। और तभी यहाँ पे गुइन बताने लगता है कि ये फैसला बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आज जब मैं इस एरा में पैदा हुआ ना, इस एरा जिसकी प्लानिंग शुरू से की गई थी, उस एरा से, उस एंशिएंट एरा से जब वो एंशिएंट बैटल लड़ी जा रही थी, मैं सच में खुद को बहुत ज्यादा एक्साइटेड समझता हूँ। और जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना, उसके बाद से मुझे पता चल गया कि हमारे एंसेस्टर जिसकी प्लानिंग करते आ रहे हैं वो आज इसी दिन के लिए है। हम स्टोन स्क्रप्चर्स को भी देख पाते हैं जहाँ पर काफी सारे इनके एंशिएंट एंसेस्टर्स की जो पिक्चर्स है वो बनी थी। अब तभी यहाँ पे गुइन आगे बताने लगता है कि वो अल्टीमेट टर्माइल फाइनली आ चुका है, जिसमें सदियों पहले शुरू हुई उस बैटल को कौन एंड करेगा उसका पता चलने वाला है। यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर हुआंग कहने लगता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, वो कौन है जो कि इसे एंड करेगा। जिस पे गुइन कहने लगता है कि हमारे जो पियरलेस एक्सपर्ट्स हैं जो कि मारे जा चुके हैं, जरा उनके फ्यूनरल सॉन्ग्स को सुनो, तब जाके तुम्हें एहसास होगा कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। और अगर फिर भी समझना है तो कोई बात नहीं, सही वक्त आने पर तुम्हें सारी चीजों का पता चल जाएगा कि एक बहुत ही ब्रूटल एज हिस्ट्री का, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, एक ऐसी खतरनाक बैटल लड़ी जाएगी इसी ब्रूटल एरा में, वो बहुत ही जल्द नजदीक है, हमारे ऑलमोस्ट करीब आ चुका है। एक ऐसी बैटल जिसमें हर एक क्लैन फाइट करेगा और उन्हें करना ही होगा अगर उन्हें सरवाइव करना है तो। लेकिन वो क्लैन जिसके पास कोई इमोर्टल किंग ही ना हो, बिना इमोर्टल किंग के वो लोग कभी भी उस ग्रेट बैटल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन खुद को एक चींटी के समान ही पाएंगे, क्योंकि बिना इमोर्टल किंग्स के कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो अपने क्लैन को बचा पाए। और रही बात हमारे गू क्लैन की, तो हमारे पास बहुत पहले एक एंशिएंट इमोर्टल हो सकता था, वो भी सालों पहले। उस एंशिएंट एरा में हमारे एंसेस्टर, उनकी ताकत, उनकी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट हेवंस तक पहुंच चुकी थी, हमारा क्लैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, इवन कि उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो चाहते तो एलन से फाइट कर सकते थे, उन्हें मौत के घाट उतार सकते थे। उनकी ताकत एक इमोर्टल किंग को बहुत इजीली टक्कर दे सकती थी उस दौरान भी, क्योंकि वो तब इमोर्टल किंग रियलम के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े थे, बस एक कदम और वो वहां पहुंच जाते। अब तभी यहाँ पे हमें उसे एंसेस्टर का सीन दिखाया जाता है जिसने गाइस फास्ट में 9, 11 एंड 10 अर्थ को छोड़ दिया था। अब उनका असली मोटिव, असली मकसद क्या है वो हमें आज यहाँ पता चलेगा। अब गुइन आगे बताने लगता है कि बस एक स्टेप और वो पहुंच जाते, लेकिन वही उनका फाइनल स्टेप था। लेकिन उनके उसी फाइनल मोमेंट पे उस फाइनल स्टेप को शी क्लैन के एंसेस्टर ने काट दिया। तब तुम खुद ही बताओ आखिर मैं तुमसे उस कर्ज का बदला कैसे न लूं। हाँ, यहाँ पे तभी हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। यहाँ पे गू एंसेस्टर के ऊपर शी क्लैन के शी एंसेस्टर ने यहाँ पे हमला कर दिया था। ये सुनकर हुआंग के होश उड़ जाता है, वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डेसोलेट बॉर्डर के लिए शी क्लैन और शी एंसेस्टर ने बहुत कुछ किया है, उन लोगों ने अपनी जी जान लगा दी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर वाकई में उन्होंने गू एंसेस्टर के ऊपर हमला किया है तो उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। ये सुनते साथ ही गुइन हंसने लगता है और कहने लगता है कि अच्छा कोई रीजन, तो जरा इसे देखो। अब तभी यहाँ पे हमें एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है जिसमें जो गू एंसेस्टर समेत बाकी के सीनियर एंड फर्स्ट एल्डर्स भी मौजूद थे। वो बताने लगता है कि मेरे दोस्त, ये जो मेथड, जो बॉडी एज अ सीड, ये जो मेथड तुम यूज कर रहे हो ना, ये कुछ खास नया नहीं है, क्योंकि इससे तो इमोर्टल एंशिएंट एरा से बिलोंग किया जाता है। और जो मेरे गू एंसेस्टर है वो उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने की इस पैथ को बनाया है, इसे डेवलप किया है। जिस पर्सन ने इसे वाकई में अपनाया और इसमें कामयाब भी रहा तो वो हो इकलौते तुम। ये कहते साथ ही वो उसे यहाँ से थोड़ा दूर ले जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब जबकि तुम्हारे एंसेस्टर ने इतना बड़ा गुनाह किया है तो उसकी कीमत तुम्हें तो चुकानी ही पड़ेगी। तभी यहाँ हुआंग मन में कहने लगता है कि मुझे पता था कि जो यिन यांग फर्नेस है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की है और ये सदियों से अपीयर भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ गू एंसेस्टर की धर्मा बॉडी को सप्रेस करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे बिजी था। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहीं पे है। अब तभी यहाँ पे गुइन सीधा अपना सिर जमीन पे लगाता है। जैसे ही वो मत्था टेकता है ना, तो यहाँ पे चारों तरफ से एक ऑरा रिलीज होती है जो कि एंशिएंट टाइम का गू एंसेस्टर था ना, उसके फैंटम को रिलीज करता है। अगले पल ब्राइट लाइट के चलते हुआंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और द मोमेंट वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को गू एंसेस्टर का जो सर्कुलेशन ग्राउंड है वहाँ पे खुद को पाता है। और हुआंग जैसे ही सामने मौजूद बंदे को देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुइन कहने लगता है, एंसेस्टर, आपकी धर्मा बॉडी जिसे कि न जाने कितने साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और जो फाउंडेशन आपको जरूरत थी इमोर्टल
किंग बनने की जिसे कि मिटा दिया गया था, मैं फाइनली उसके लिए एक सीट को ले आया, जिसके बाद आज हमारा बरसों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसे एज अ बॉडी एज अ सीट की तरह यूज करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसने इसे न जाने कितने ट्रायल्स के द्वारा टेम्पर किया है। इसकी बॉडी परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमें गो एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि असल में इमॉर्टल एंशिएंट सर्वाइवर है, और ये मॉडल यहाँ पे शांति से बैठा हुआ था। हुआंग ऐसा देखते साथ ही मन में कहने लगता है कि अच्छा, तो यही है वो एंशिएंट एरा का गो एंसेस्टर, पर आखिर मैं इसके अंदर से कोई भी ऑरा क्यों नहीं फील कर पा रहा। सडनली यहाँ पे ये जो इमॉर्टल था ना, ये अपनी आंखें खोलता है और गो एंसेस्टर सीधा हुआंग की तरफ अटैक करता है, और यहाँ जैसे इसके फोरहेड पर वो लाइटनिंग जाती है ना, अचानक से यहाँ पे हेवन एंड अर्थ के बीच में एक ऐसा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, जो कि एक इमॉर्टल के इमोशन टर्माइल की वजह से क्रिएट हुआ था। यानी कि उसके पुराने इमोशंस जाग रहे थे। हुआंग को काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन अगले ही झटके में वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। और तभी यहाँ पे गो एंसेस्टर कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम शी क्लैन के एक डिसेंडेंट हो। ये कहते साथ ही वो हंसने लगता है। यहाँ पर अपने पुराने, इतने साल पुराने वाले जितने भी इसके इमोशंस है, उन्हें याद करने लगता है कि आखिर उस टाइम हुआ क्या था। इन्हें यहाँ पे हर चीज याद आने लगती है, और यहाँ पे इन्हें वो जो डिमिनेशन जो मेथड इन्होंने यूज किया था, जिसमें इन्होंने फ्यूचर की एक झलक देखी थी, वो भी याद आता है, जहाँ पे एम्परर हुआंग की बॉडी से नजर आती है। और यहाँ पे गाइस, हम फ्यूचर की टाइम की एक छोटी सी झलक वापस से देख पाते हैं, जहाँ पे हुआंग की बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी, जो कि टाइम फ्लो में खड़ा था। जिसके बाद एम्परर हुआंग जैसे ही पलटता है, तो यहाँ पे उसे फील करते साथ ही गो एंसेस्टर स्माइल करता है, और जिसके बाद वो दोनों को यहाँ से दूर फेंक देता है। मीन्स कि यहाँ पे उसका जो सर्कुलेशन ग्राउंड है उसे बाहर कर देता है। यहाँ पे जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, हुआंग और इसे खुद समझ नहीं आता। तभी यहाँ पे गुएन दरवाजा पटकते हुए कहता है कि एंसेस्टर क्या हुआ, क्या क्या ये आपकी मदद नहीं कर सकता? क्या सच में ये ऑफर क्या आपको पसंद नहीं आया? क्या ये आपकी मदद नहीं कर सकता? तभी यहाँ पे अंदर से आवाज आती है कि अगर मैं इस हद तक गिर चुका हूँ ना कि मैं दूसरे की दाव सीट का यूज करूँ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कभी इस हद तक आ पाता, इस हद तक पहुँच पाता? जरा सोच के बताओ, अगर मैं इतनी गिरी हुई हरकत करता तो क्या हमारे गू ट्राइब, क्या वो इस हद तक अब तक एग्जिस्ट कर पाता? अब ये सुनकर ना वो और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फूट फूट के रो रहा था। अब तभी यहाँ पे हमें उसकी छोटी सी मेमोरी का सीन दिखाया जाता है, जो कि आज से हजारों साल पुरानी है। यहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर, एक बात बताइए, आखिर हमारे क्लैन के पास एक इमॉर्टल कब आएगा? हमारा क्लैन एक इमॉर्टल कब प्रोड्यूस करेगा? सारे क्लैन के पास तो है ना। अब यहाँ पे तभी यंग हुई, जो कि अभी काफी ज्यादा यंग था, वो अपने ग्रैंडफादर से ये सवाल कर रहा था, और उसका जो ग्रैंडफादर है वो असल में गो एंसेस्टर का एक ओल्ड सर्वेंट है, और यहाँ पर वो बार बार यही सवाल कर रहा था। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि रही बात इमॉर्टल की ना, तो उनके बारे में अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब तभी ये मेमोरी याद करते हुए ना उसे और ज्यादा बुरा लगता है कि उसके ग्रैंडफादर ने शायद इसीलिए उसे कुछ भी नहीं बताया। अब तभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो गुई है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी जो एंशिएंट एंसेस्टर है फॉरेन रियलम के, उनके 2 लॉयल रिटेनर्स मौजूद है, और काफी सारे बाकी के यंग एम्परर्स भी। और वो लोग देखते साथ ही गुई से सवाल करते हैं कि बताओ आखिर हुआंग का क्या हुआ है? ऑलरेडी हमें एंशिएंट एंसेस्टर की तरफ से काफी सारे सवाल किए जा चुके हैं, और हमें उनको जल्द से जल्द जवाब देना है। बताओ हुआंग कैसा है? वो ऑलरेडी हुआंग की डिमांड कर रहे हैं, और अगर तुमने हुआंग के दाव फ्रूट के साथ कुछ भी किया तो तैयार रहना, एक इमॉर्टल किंग के गुस्से को हैंडल करने के लिए तैयार रहना, अपने पूरे ग्रेटर अनाइलेशन के लिए। अब तभी वो कहने लगता है कि तुम लोग गलत सोच रहे हो, और तभी हुआंग पीछे से आ जाता है और वो कहने लगता है चिंता मत करो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं इसका यूज करके कभी भी एक इमॉर्टल तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस एरा में ये पॉसिबल नहीं। इवन की ग्रेट टाउ ऑफ हेवेंस खुद अगर तुम्हारी बॉडी के आसपास से चारों तरफ खुद को लपेट भी दे, लेकिन फिर भी बिना एक ऐसे हार्ट के जो कि डिफाई करने का दम रखता हो, डिफाई करने की हिम्मत रखता हो, उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं। भले ही तुम्हारे पास कितने बड़े बड़े फॉर्च्यून क्यों ना आ जाए, जब तक तुम्हारे अंदर से वो ताकत नहीं होगी, तुम्हारे दिल में वो जज्बा नहीं होगा, नहीं हो सकता। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि गो एंसेस्टर ने ना इनके हवाले खुद को सौंप दिया था, क्योंकि वो जानते हैं जिसके लिए वो इतने सालों से तैयारी करते हुए आ रहे हैं वो नाकाम रहा। अब तब तक यहाँ पे हम हुआंग को देख पाते हैं, जो कि खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि यार आखिर यहाँ पे चल के आ रहा है, क्या ये अभी भी इनके साथ लॉयल है या फिर हमारे साथ? बट सडनली यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्री है ना, उसकी तरफ से एक मैसेज आता है, जिससे कि सभी लोग फील कर पाते हैं। तभी यहाँ काफी सारे इमॉर्टल किंग्स का मिला जुला एक जॉइंट एडिक्ट यहाँ पे उड़ते हुए आ जाता है, जो कि यहाँ पे हुआंग के बारे में एक मैसेज को रिवील करता है, और जिसमें बताया गया था कि हुआंग को यहाँ पे माफ किया जाता है और उसे आजाद किया जाता है। वो हमारे रियलम में जैसे चाहे वैसे फ्रीली मूव कर सकता है, उसे कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। यहाँ पे ये पढ़ते साथ ही सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन गाइस जो चीज इनके रूह को कपा देती है वो यहाँ आखिरी सेंटेंस लिखा था, जहाँ पे जो इमॉर्टल किंग्स है ना, उन्होंने साफ मेंशन किया था कि अगर कोई भी अगर इसे डिफाई करता है या फिर इसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है और हमारे रूल के खिलाफ जाता है, तो वो तैयार रहे अपने पूरे क्लैन के साथ इरेज होने के लिए। अब यहाँ पे हम व्हाइट हेयर वाले बंदे जिसका नाम यू है, और इसकी क्या बैंड बजाई थी हुआंग ने, ये तो तुमने देखा ही होगा, और जो कि वन ऑफ द 6th यंग एम्परर में से एक है, उसे देख पाते हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल उसके सामने लेट चुका था। यहाँ पे वुकुन समेत बाकी के जो यंग एम्परर्स थे उनका भी सेम हाल था, कोई भी यहाँ पे उन्हें डिफाई करने की हिम्मत नहीं करता, और ना चाहते हुए भी वुकुन जो कि सबसे ज्यादा एरोगेंट है, वो तक ये जो फरमान आया था इसके सामने नतमस्तक हो जाता है। इवन कि यहाँ पे जो लॉयल रिटेनर्स थे वो तक झुक चुके थे। तभी यहाँ पे उनमें से जो ब्लैक आर्मर वाला बंदा है वो कहने लगता है कि
एक पल पहले सारे लोग मिलकर उसे मिटाना चाहते हैं और अब उसके लिए एक ऐसा फरमान नोटिस कर दिया गया है कि जिसके चलते कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ उस बुरियल डोमेन के इंटरफेरेंस के चलते हो रहा है? हाँ, ऐसा ही होगा। यहाँ पे तभी दूसरा रिटेनर यानी कि व्हाइट हेयर वाला बंदा कहने लगता है कि अपनी जुबान को लगाम दो। हो सकता है कि ये लड़का जिसने की रूट एंड वुडन चेस्ट को हर चीज के खिलाफ जाके ऑब्टेन किया था, शायद इसके चलते एंशिएंट एंसेस्टर का इंटरेस्ट इसने ग्रैब किया है। उनकी नजर इस पे आ चुकी है और इसीलिए वो उसे बचाना चाहते हैं। इससे ज्यादा और क्या ही रीजन हो सकता है? वो उसे बचाना चाहते हैं ताकि खुद अपनी निगाहों से उसे एग्जामिन करे। हाँ, यही रीजन होगा। यहाँ पे फॉर द रेफरेंस मैं बता दूं, वो जो गोल्डन रूट एंड वुडन चेस्ट है, ये वही बॉक्स है जिसकी फॉरेन रियलम ने हुआंग के साथ डिमांड रखी थी, लेकिन 9 हेवन एंड 10 अर्थ के एल्डर्स ने हुआंग को दे दिया, लेकिन उस बॉक्स को नहीं दिया। और जो कि यहाँ 9 हेवन एंड 10 अर्थ का अल्टीमेट ट्रेजर माना जा सकता है, जिसके अंदर क्या हिस्ट्री है ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे ये जो पैगाम, ये जो फरमान, ये जो ऑर्डर, कुछ भी कह लो, जो आया था ना हुआंग के लिए, तभी यहाँ पे उस एंशिएंट एरिक में से कुछ पावर्स निकलती है जो कि हुआंग के सबसे पहले शेकल्स को आजाद करती है, उसके मरेलियंस को पहले से और ज्यादा ठीक करती है, जिन्हें कि यहाँ के लोगों ने मिलकर न जाने कितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। इवन कि उसके प्रीमोर्टल स्पिरिट पर लगा गया वो जो बंधन था उसको भी तोड़ देते हैं। एक ट्रैप टाइप है जिसके चलते हुआंग फ्रीली यहाँ पे मूव नहीं कर सकता था। पर अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। हुआंग जैसे ही आजाद होता है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन लुक भी हमें देखने को मिलता है। वो हंसते हुए कहने लगता है कि यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर मुझे रिलीज किया जा रहा है। तभी वो सबके सामने कहने लगता है कि फॉरेन रियलम ऐसे आजादी से घूम पा रहा, सच में अलग ही लेवल की फीलिंग है। चलो यार, एटलीस्ट यहाँ पे आकर मैंने कुछ तो प्रोग्रेस की, कुछ तो अचीव किया। यहाँ पे ये सुनकर ना सबको इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था इसे यहीं पे मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन यहाँ सभी लोग खुद को कंट्रोल कर रहे थे। तभी यहाँ जो सेकंड रिटर्नर है वो आगे आता है और कहने लगता है कि यंग फ्रेंड हुआंग, अब तुम सेफ हो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, अब तुम आजाद हो। तो बताओ सबसे पहले तुम क्या करना चाहते हो? हुआंग भी यहाँ पर हंसते हुए जवाब देता है कि तुम्हारा ये फॉरेन रियलम काफी ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा मैंने इसके बारे में सुनी है, तो मैं सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करना चाहूंगा, कि पहाड़, नदी, झरने मैं सबको देखना चाहूंगा। साथ ही यहाँ के जो रॉयल सिटीज और एंशिएंट साइट्स है मैं उन्हें भी देखना चाहूंगा। अब ये सुनते साथ ही वो जो रिटेनर था वो यहाँ अपने पास से एक इन्विटेशन कार्ड को बाहर निकालता है और बताने लगता है कि ये तुम्हारे लिए। और ये असल में गाइस जो दाओ कॉम्प्रिहेंशन टी गैदरिंग है उसका इन्विटेशन कार्ड है। और हुआंग को देते हुए वो बताने लगता है कि हमारा रियलम बहुत ही जल्द एक ऐसी गैदरिंग को होस्ट करने वाला है जो कि यंगर जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली दाओ पैथ के लिए तो बहुत ज्यादा, जिसके दाओ कॉम्प्रिहेंशन टी गैदरिंग कहा जाता है। और जो स्कारलेट किंग क्लैन के एंसेस्टर लैंड है वहाँ पर ये होने वाला है। उनका जो फेमस दाओ माउंटेन है वहाँ पर ही सारे के सारे दिग्गज गैदर होंगे। मुझे उम्मीद है कि यंग फ्रेंड हुआंग अगर वहाँ पे आते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ। और हाँ, इस बार की जो होस्ट है यानी कि ची मैंगहोंग, जो कि 6 यंग एम्पर के लीडर भी माने जाते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आते हो तो। और ये जो माउंटेन का टॉप है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है, बहुत ही कम लोगों को जाने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दाओ कॉम्प्रिहेंशन T3 भी ग्रो होता है, जो कि एक पेयरलेस इमॉर्टल मेडिसिन है। भाई यहाँ पे सबके होश उड़ चुके थे, इस कदर सबके अंदर जल रही थी ना। साथ ही यहाँ वो बताने लगते हैं कि जो जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा उसे वहाँ पर उतने ही ज्यादा ये पेयरलेस मेडिसिन लीव्स मिलेंगी। तो सोच लो। इवन ये तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर हमारे रियलम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने की ब्रेक थ्रू करने के लिए उसका यूज किया, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि ब्रेक थ्रू करते हुए इमोर्टल्स तक बन गए। जो उस पे हुआंग कहने लगता है कि क्या यहाँ पे कोई इमोर्टल आएगा, जिस पे वो बताने लगता है कि हालांकि ये हमारे पूरे के पूरे रियलम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैदरिंग है, लेकिन ये खासकर यंग टैलेंट और यंगर जनरेशन के लोगों को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। जो सुनकर हुआंग यहाँ से चला जाता है। लिटरली वो इनकी बात पूरी सुनता तक नहीं है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी कहीं पर जहाँ पर कोई इमोर्टल ना हो। मतलब यार बाकी सबको, अपने जनरेशन के लोगों को वो कुछ समझता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग मेरे नॉलेज के इक्वल नहीं है। तो वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी यहाँ पे जो रिटेनर था वो उसके पीछे उस टोकन को थ्रो कर देता है और कहने लगता है कि यंग फ्रेंड, तुम्हें इतनी जल्दी मना करने की जरूरत नहीं है, क्या पता तुम्हारा इरादा बदल जाए, तो इसे रख लो। यहाँ पे हुआंग को जाते हुए सारे लोग देख रहे थे और वो टोकन भी उसके पास मौजूद था। अब यहाँ पे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हुआंग ट्रैवल करते हुए अपनी 5 दिनों की जर्नी बताने लगता है कि असल में बीते कुछ दिनों के बाद मैंने फॉरेन रियलम में काफी हद तक ट्रैवल किया। इनके काफी सारे डिफरेंट जो ग्रेट दाउस है मैंने उन तक को भी एक्सप्लोर किया और मुझे यहाँ पर काफी सारी चीजों को जानने को भी मिला। अब यहाँ पे हमें ताइन रिवर को दिखाया जाता है, जो कि असल में इमॉर्टल सिटी के आसपास के इलाकों में बहती है, जिसके ऊपर हुआंग सवार था। और यहाँ पर वो काफी पुरानी और एंशिएंट सिटीज में भी जाता है। हुआंग यहाँ पे कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर फॉरेन रियलम का जो मैरियट दाव है उसका यूज करने का भी सोचा, कि जिसके जरिए से बॉडी एज अ सीट पैथ को मैं और ज्यादा रिफाइन कर पाऊँ। अब रास्ते में हुआंग देख पाता है कि काफी सारे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था, तो वो कहने लगता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पे बार्गेनिंग चिप की तरह थ्रो कर दिया गया था, इस फॉरेन रियलम के हवाले सौंप दिया गया था, तो मेरा दिल बिल्कुल कोल्ड हो चुका था, इसके अंदर कोई फीलिंग बची ही नहीं थी। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे रियलम के जो ओल्ड एंसेस्टर रहे हैं, जिन्हें कि यहाँ पे गुलाम बना के रख लिया गया था, जिनके जो डिसेंडेंट्स है वो आज भी जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ पे गुलाम बन के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उसने मुझे मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि मैं वॉर गॉड एकेडमी में जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो अभी अभी जुल्म सह रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ करूँ। मुझे तब जाके एहसास हुआ कि इन लोगों के पास तो कोई चॉइस भी नहीं थी। एटलीस्ट मुझे जब इनके हवाले सौंपा जा रहा था, मुझसे पूछा गया था, मेरे पास चॉइस थी। अब यहाँ पे इमॉर्टल एंशिएंट डिसेंडेंट्स के जो
सेटलमेंट है उसका सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे हुआंग पहुंच जाता है और जैसे ही लोग यहाँ पे हुआंग को देखते हैं बिल्कुल अच्छे खासे कपड़े में, तो ये लोग उससे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगते हैं कि एक बात बताइए, आखिर आप कहाँ से हैं यंग मैन, आप एम्परर क्लैन या फिर रॉयल क्लैन से बिलोंग करते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि पर एक मिनट, इसके अंदर से तो कोई रॉयल ऑरा फील ही नहीं हो रही है जैसे कि हमारे मास्टर और बाकी लोगों से हमें फील होती है, मतलब कि ये 9 हेवन एंड 10 अर्थ का है। आखिर इससे रिस्पेक्ट किस बात की, इसे मारो और मार मार के मौत के घाट उतार दो। अब ये लोग जैसे ही हमला करने जाते हैं, हुआंग यहाँ से उड़ के जाने लगता है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। ये लोग भी इंसान है, भले ही दूसरे रियलम से हो, लेकिन ये अपनी जाति के लोगों को यहाँ पे किसी फार्मिंग की तरह यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे गाइस जो हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जो यहाँ पे गुलाम थे ना, उनको यहाँ पे कैद करके रखते थे ताकि उनकी नस्लें बढ़ती रहे और ऐसे ही ये लोग उनका यूज करते रहे वॉर गॉड एकेडमी में। और ये सारे जो लोग थे ये सब इसी काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पे बसाए गए थे। वहाँ यहाँ से जाते हुए मन में कहने लगता है कि अगर 9 हेवन एंड 10 अर्थ पूरी तरीके से हार जाए तो शायद हमारे जो डिसेंडेंट है उनका भी यही हाल हो जाए, इस कदर बेरहम और रूथलेस बन जाए कि इंसान को इंसान ही ना समझे। अब तभी यहाँ पे वो डिवाइन मेडिसिन गार्डन में पहुंच जाता है जो कि टाइम बीस्ट क्लैन का एंसेस्ट्रल लैंड है। अब तभी यहाँ पे टाइम बीस्ट डिवाइन एबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है, जिसके चलते जो पास्ट का प्रोजेक्शन है यानी कि पास्ट की कुछ मेमोरीज है वो यहाँ पे देखने को मिलती है हुआंग को, जहाँ पे वो देख पाता है कि उस एंशिएंट बैटल के बाद जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लोग जिन्हें की कैप्चर कर लिया गया था उन्हें कैसे यहाँ पे टॉर्चर किया गया था, खाई से फेंक दिया जाता है। इवन की जो दहकती हुई ज्वालामुखी है वोल्केनोस है, वहाँ उसके टॉप पर से भी उन्हें गिरा दिया जाता है। अब यहाँ उसी टॉप पर हुआंग खुद को पाता है प्रेजेंट टाइम में, उसे हर एक चीज का पता चल चुका था और तभी वो यहाँ पर हवा में अपनी बॉडी को फ्लोट करते हुए यहाँ की जो ऑरा है उसे अब्सॉर्ब करते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो जुल्म हमारे लोगों पर किया गया था हजारों साल पहले, उसे बीते हुए इतने साल हो चुके, लेकिन आज इतने सालों बाद भी उनके खून की वो मांग, वो बदला, उनका खून का बदला मुझे पुकार रहा है। मेरा दिल इस वक्त बदले की भावना से बर्न हो रहा है, जल रहा है। मुझे बस हर हाल में उनका बदला लेना है, इनकी मौत का बदला लेना है। अब यहाँ पे भाई उसकी बॉडी से इतनी टेरिफाइंग से एनर्जी रिलीज होती है जो कि यहाँ पे जितने भी माउंटेन टॉप्स थे उनसे जाके लिपट जाती है और यहाँ पर एक सिंगल स्ट्राइक और एक इशारा हुआंग सारे माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब दो बंदे जो कि दूर से ये नजारा देख रहे थे ना, तो उनमें से एक कहने लगता है कि वाह, मानना पड़ेगा स्कारलेट किंग क्लैन की जो फ्लैश एंड ब्लड के द्वारा बनाया गया ये मेडिसिन फील्ड जैसे कि इस लड़के ने इस कदर डिस्ट्रॉय कर दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि एक बार ये उस दाव गैदरिंग में पहुंचे ना तो वहाँ पर इसे सबसे पहले ची मैंग होंग के गुस्से का सामना करना होगा। इसमें दूसरा बंदा कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा लड़के में दम तो यार कि उसने इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया, और हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, उनको लड़ने दो आपस में। अब तभी हम इस बंदे के हाथ को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल काले पड़ चुके थे। अब तभी यहाँ पे हुआंग दूर से इनकी बातें सुन रहा था, जिनमें से एक बंदा ये कहता है कि चाहे ये लोग लाख कोशिश कर ले, इन लोगों को लड़ने दो, वैसे भी उस दाव ट्री का जो फर्स्ट लीफ है वो तो हमारे क्लैन को ही मिलेगा है। अब यहाँ पे हुआंग ये सुनते साथी कहने लगता है कि अच्छा, अगर स्टेज पहले से ही तैयार हो चुका है तो फिर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। ये कहते हुए हुआंग फ्लाई करते हुए सीधा इनके पीछे पहुंच जाता है और भाई लेट के ना ऐसी लात मारता है कि इन दोनों को उस खाई में ढकेल देता है और कहने लगता है कि अब तो मुझे इस गैदरिंग को अटेंड करना ही होगा। और जमीन पे लैंड करते हुए और स्वैग के साथ लैंड करते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों का मैरियट दाव चाहिए और मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये 6 एम्परर का जो लीडर है ये मेरा क्या बिगाड़ता है। अब ये कहते हुए हुआंग सीधा उसी ओर निकल पड़ता है, जहाँ पे माउंटेन टॉप पे जाते वक्त जैसे ही वो सीढ़ियों पे पैर रखता है ना, तो तभी एक बच्चे का खिलौना उसे नजर आता है। हुआंग ऊपर की ओर देखता है तो एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो बच्चा दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तभी यहाँ पे हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसके सामने जो दूसरा बंदा है वो कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा आपकी जो ब्लड रिफाइनिंग आर्ट है ना ये दिन ब दिन और ज्यादा ग्रो होती जा रही है। यहाँ पे असल में इसका पालतू है जो कि असल में 9 हेवन एंड 10 अर्थ का ये एक डिसेंडेंट है और ये हुआदू का एक बेटर सर्वेंट है। ये सर्वेंट अपने मास्टर को ना बहुत ही अच्छे से मतलब चमचागिरी क्या लेवल की करता है और कहने लगता है कि आप ऐसे ही बच्चों की ब्लड एंड की को अब्सॉर्ब करते रहो, जिसके बाद सेल्फ रिलीज रियलम पे पहुंचना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। ये कहते साथ ही वो अपने मास्टर के मुंह पर लगे उस ब्लड को साफ करता है। यहाँ पे हुआदू जो कि सेल्फ सोवरीन रियलम पे है, जो कि असल में स्कारलेट किंग क्लैन का सन इन लॉ है, यानी कि इनका दामाद है। यहाँ पे तभी वो कहने लगता है कि चलो 9 हेवन एंड के ये बच्चे किसी काम तो आ रहे हैं। तभी यहाँ पे वो दर्द के मारे छटपटा रही थी। ये सुनते साथ ही इसका ये जो पालतू है ना वो उसके बालों से पकड़ते हुए उसे उठा लाता है और कहना लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ऐसे आवाज निकालने की, और ये सब कुछ ना तेरी सजा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के कपड़ों को गंदा करने की, अगर तू ऐसा ना करती तो तेरे साथ ये ना होता। अब तभी यहाँ पे उसका मास्टर कहने लगता है कि खैर इस ट्रैश के ऊपर वक्त जाया मत करो, इसे तुम अपने पास रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गाइस जो बच्चे कुछ लोग थे ना 9 हेवन एंड 10 अर्थ के, वो इस हद तक करप्ट हो चुके कि वो अपने ही जैसे लोगों को ना सिर्फ अपना फूड आइटम समझते हैं। तभी यहाँ पर वो खुशी के मारे झूम उठता है और कहने लगता है कि मास्टर आपका बहुत शुक्रिया, और तभी सीधा उस लड़की को साइड में ले जाता है और जैसे ही उसके ऊपर हमला करने ही वाला था वो बेचारी रोते हुए अपने पेरेंट्स को आवाज देती है कि प्लीज माँ पापा प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन द मोमेंट वो उसे जैसे ही मारने वाला था ना, हुआंग आते साथ ही उस बच्ची को हवा में उछालते साथ ही इस बंदे के ऊपर ऐसा स्ट्राइक करता है कि सामने वाले माउंटेन से वो जा टकराता है, इसकी बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है। और जब हुआंग उस बच्ची को कैच करते हुए कहने लगता है कि अपने जैसे ही लोगों पर हमला करते हुए खुद को ताकतवर दिखाने जैसे तुम्हारे जैसे ट्रैश ह्यूमन कहलाने के लायक भी नहीं। अब तब ये हुआदी को एक बंदा आकर बता देता है कि ये सब में कौन है और हुआंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे बता देता है, जो सुनकर वो कहने लगता है कि अच्छा वही मैं सोचूं कि आखिर ऐसा कौन सा पालतू है हमारा
गया जिसके अंदर इतनी अकड़ आ चुकी है जो कि बगावत पे उतर आए और मेरे मामले में ऐसे दखल अंदाजी करे। अब मैं समझा तो तुम वही हुआंग हो। वैसे मैं बता दूं, अब जबकि मेरी डिवाइन एबिलिटीज एंड आर्ट्स जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, मुझे सच में एक ठीक ठाक सा बेटर सर्वेंट की जरूरत थी जिसके साथ मैं ट्रेनिंग कर पाऊँ और तुम शायद उसके लिए सूटेबल हो। ये कहते हैं साथ ही वो अपनी क्या ब्लड रिफाइनिंग आर्ट को एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि चलो अब चुपचाप मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लो, जिसके बाद शायद मैं तुम्हारे साथ इस फीस्ट को शेयर करूं। अब यहाँ पे उसका ये जो मैनिफेस्टेशन आर्ट था ना, ये यहाँ पे बहुत ही जायंट सा शेप ले चुका था। अब हुआंग उस बच्ची को हील करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो। अब यहाँ पे तभी ये सुनकर उसका जो राइट हैंड मैन था वो आगे आता है और कहने लगता है कि हुआंग ये इंपीरियल पास नहीं है, भूलो मत कि ये हमारा रियलम है और तुम यहाँ पर हमारी मर्जी से आए हो, तो यहाँ पर तुम्हारी अकड़ के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहते साथ ही जैसे ही उसके ऊपर हमला करने जाता है, भाई हुआंग जाता है और उसके पेड़ में ना बिल्कुल अपना हाथ घुसा देता है, उसके आर पार कर देता है शरीर के। और यहाँ तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। एक सिंगल स्ट्राइक से ही उसके राइट हैंड मैन को यहाँ पे हुआंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखते साथ ही हुआ सब रहा नहीं चाहता, वो यहाँ हुआंग के ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन भाई अपना हुआंग वो ना भाई सैवेज मोड में है बिल्कुल, वो आते साथ ही उसके ऊपर काउंटर स्ट्राइक करता है और इसका जो इम्पैक्ट है इतना खतरनाक था कि जमाई बाबू काफी दूर जा गिरते हैं। हुआंग यहाँ पे स्वैग के साथ आगे बढ़ता है, जो देखते साथ ही वो बंदा यहाँ पे ज्ञान में ब्लड रिफाइनिंग आर्ट की एक डिवाइन एबिलिटी जिसे कि 100 कोस्ट प्रोसेशन कहा जाता है, जिसके चलते ये जो जायंट सा ब्लैक फिगर था ना, वो हुआंग को चारों ओर से लपेट लेता है। बिल्कुल सराउंडिंग में हुआंग के अंधेरा छा चुका था, बट सडनली हुआंग यहाँ पर अपनी रेडियंस ऑफ द बिहेडिंग इमॉर्टल प्लेटफॉर्म का यूज करता है, जैसे कि हुआंग ने इस रेलम वाइट के फॉरेन रेलम के ग्रेट दाव द्वारा टेम्पर किया है और जिसकी पावर भाई पहले से और ज्यादा एडवांस हो चुकी है, क्योंकि टेरिफाइंग से एनर्जी यहाँ पे अनलीश होती है। और इसी के साथ हुआंग ने यहाँ पे उसके मैनिफेस्टेशन की मतलब धज्जियां उड़ा के रख दी थी। अब तभी यहाँ इतना तेज शॉक वेव रिलीज होता है कि सराउंडिंग के जितने लोग थे आसपास के माउंटिंग में, भाई उन्हें भी फील हो जाता है कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। यहाँ पे बेचारा ये जमाई राजा जो कि बहुत ठाट बाट से बैठा हुआ था, सडनली वो अपने टोन में आ जाता है और कहने लगता है कि देखो हुआंग, भूलो मत मैं स्कारलेट किंग क्लैन का सन इन लॉ हूं, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम अगर मुझे मार भी दो ना तो भी तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि फिर स्कारलेट किंग क्लैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और अगर वो तुम्हें सप्रेस कर देते हैं तो कोई भी इमॉर्टल किंग तुम्हारे लिए उनसे बदला नहीं ले पाएगा, उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पे हुआंग एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, उसकी ऑरा रिलीज होती है और यहाँ क्या ऑरा थी। और तभी वो कहने लगता है कि अब मैं समझा कि क्यों लोग मुझे डेस्परेटली यहाँ पे भेजना चाहते थे। आफ्टर ऑल तुमने जो आज तक जितने भी जुल्म किए उसका हिसाब जो लेना था। हुआंग ने इसको इतनी जोर की लात मारी थी कि बंदा दूर जा गिरता है। तभी हुआंग अपने ट्रू फॉर्म को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि आज तक तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम यहाँ पे मरना डिजर्व करते हो। अब हुआंग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था, उस बच्ची को गोद में उठाता है जिसकी कंडीशन पहले से स्टेबल थी। अब तभी आसपास के लोग कहते हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया, ऐसा करके तुमने अपने ऊपर एक बहुत बड़े खतरे को सिर मोल लिया है, क्योंकि एम्परर ग्लैन कभी भी इस मैटर को ऐसे ही जाने नहीं देगा। अब तभी गाइस जो दाव कॉम्प्रहेंशन टी गैदरिंग है ना, वो शुरू हो जाती है और बस हुआंग उस बच्चे के साथ ही आगे बढ़ते हुए अपनी पावर रिलीज करता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं मरते दम तक फाइट करता रहूंगा। और बस इसी सीन के साथ भाई आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और गाइस वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।